अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड, और आज के टॉपिक में हम बायोलॉजिकल मेथड की ओवरऑल प्रोसेस की बात करेंगे। आज से हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और बायोलॉजिकल मेथड को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूंगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। एंड व्हेन विल अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, उसकी बात करेंगे, उसके डिफरेंट स्टेप्स की बात करेंगे। हमारा ये वाला टॉपिक 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, और आज के लेक्चर में हम पहले 3 स्टेप्स की बात करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट द recognition of biological problem, recognition के बाद observation का phase, and after that we'll talk about the hypothesis formulation as well. चलिए let's start the conversation from the name of the chapter. मेरा बच्चा, हमने जो आज चैप्टर शुरू किया है उसका नाम है solving a biological problem. एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ये है जी हमारा चैप्टर, जिसके बारे में हमने आज से आगे कुछ लेक्चर्स में बात करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो उठता है बेटा वो ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आखिर होता क्या है, आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्म है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, इसका क्या मतलब है। भाई हम कहते हैं कि इट इज अ क्वेश्चन, ये एक ऐसा सवाल होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम that is asked from a biologist, ऐसा सवाल जो किसी बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए और comes into his mind, या खुद ही उसके माइंड में आ जाए, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बायोलॉजिस्ट, आप जैसे समझदार ज़हीन साइंसदान किसी टॉपिक पे काम कर रहे थे और उनके जहन में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आ गया, तो दैट क्वेश्चन विल बी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सादा लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इंसानी जिंदगी या जिंदा चीजों से मुताल्लिक जितने भी मसाइल होते हैं ना, उनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इन ऊपर वाले साहब को देखें तो ये कोविड के वायरस है। अब कोविड का वायरस, कोरोना वायरस इंसान के लिए एक मसला है, तो हम इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले साहब को देखें तो इस इमेज से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा ओवर पॉपुलेशन का, आबादी के ज्यादा होने का। अब आबादी का ज्यादा होना भी इंसान के लिए एक प्रॉब्लम है, तो वी गोना से कि भाई ओवर पॉपुलेशन भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ पोल्यूशन की बात कर लें, पोल्यूशन इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्मोग आ गया है, स्मोग इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बेटा वो सारे के सारे मसाइल जिनका ताल्लुक इंसान या जिंदा चीजों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है, उनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को यूज करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जी बायोलॉजिकल मेथड। लगे हाथों उसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं कि भाई द मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो मेथड जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है मेरा बेटा, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। लेंस नाउ आई होप कि आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी और बायोलॉजिकल मेथड का भी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो मेरा बेटा इसके टोटल स्टेप्स की तादाद है 7। देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। जब भी कभी भी हमने कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो हम बायोलॉजिकल मेथड के इन 7 स्टेप्स का सहारा लेते हैं, इन 7 मराहल से गुजरते हैं और हमारा वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उनमें जो सबसे पहला आपका स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इज द रिकॉग्निशन of biological problem. Now this is very interesting कि भाई जब तक आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता, आपको यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, आप सॉल्व नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अभी हम कोविड की एग्जांपल लेते हैं। जब कोविड नया नया आया था तो किसी को पता ही नहीं था कि ये बीमारी कौन सी है, ये होती किस तरह से है, ये क्या बला है।
तो उस वक्त सबसे अहम चीज जो थी वो प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन थी कि मसला है क्या, ये बीमारी है क्या। सबसे पहले साइंसदान, देखिए याद रखिए, कोरोना के इलाज पे नहीं गए थे। सबसे पहले साइंसदानों ने कोशिश की थी कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इट एक्चुअली इज। सिमिलरली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेट अवे आपको दवाई नहीं देता, मेडिसिन नहीं देता। सबसे पहले वो आपकी डायग्नोसिस करता है कि आपको प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद वो आपकी मेडिकेशन पे आता है। सो हमेशा व्हेनेवर वी ट्राई टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करें, मसले को आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दिस स्टेप गेट्स कंप्लीटेड और आप अगले स्टेप पे चले जाते हैं, अगले फेज पे चले जाते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मेरा बेटा ऑब्जर्वेशंस। नाउ व्हाट यू डू इन ऑब्जर्वेशंस, आप उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुताबिक अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने यही आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कोविड एक कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी है। नाउ दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये आपने कर लिया। अब इससे अगला स्टेप ये होगा कि आप उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक ऑब्जर्वेशंस करें, गौर फिक्र करें, उसको गौर से देखें, समझने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ उसके बारे में ऑब्जर्व करें। सो आफ्टर द रिकॉग्निशन जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस करना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए ऑब्जर्वेशंस हमेशा होती हैं बिकॉज ऑफ द 5 सेंसेस। अब आई होप आपको 5 सेंसेस पता है। देखना इज अ सेंस, सुनना इज अ सेंस, टच करना इज अ सेंस, टेस्ट करना इज अ सेंस एंड स्मेल करना इज अ सेंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं वो अपने इन 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल एन एग्जांपल ऑफ द कोविड। मिसाल के तौर पे अब कोविड में क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं? कोविड में ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि जिस मरीज को कोविड हो रहा है उसको सांस की प्रॉब्लम आ रही है, उसको बुखार हो रहा है, उसको कमजोरी हो रही है, उसको जो है ना खून आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये जो सिम्टम्स होंगी ये ऑब्जर्वेशंस होंगी। या आपकी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि भाई लाहौर में कोविड ज्यादा है, गांव में कोविड कम है। या आपकी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि सर्दी में कोविड के मरीज ज्यादा थे, गर्मी में कोविड के मरीज कम थे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में आती हैं। अगली बात यह है कि आप जितनी भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में मेरा बेटा डिवाइड कर सकते हैं। योर ऑब्जर्वेशंस आइदर कैन बी क्वांटिटेटिव, जो भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे वो या तो होगी क्वांटिटेटिव और इट विल बी क्वालिटेटिव। सो जितनी भी आप ऑब्जर्वेशंस करें वो इन 2 में से एक कैटेगरी में फॉल करेंगी। Either they will be qualitative or they will be quantitative। अब आइए जरा इनका फर्क समझने की कोशिश करते हैं। भाई अगर आपने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन की है that can be recorded in the form of numbers, that can be recorded in numbers, तो वो ऑब्जर्वेशन मेरा बेटा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। मिसाल के तौर पे आपने किसी का कद माप लिया, नंबर्स में वो रिकॉर्ड हो सकता है, यस हो सकता है, तो दैट विल बी a quantitative observation। बट अगर आपने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन की है that cannot be recorded इन नंबर्स, जो नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। मिसाल के तौर पे आपने 2 लोगों को ऑब्जर्व किया, ऐसे समझ लीजिए एक मैं, एक आपके सर फरहान यूसुफ जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आपने हम दोनों को ऑब्जर्व किया और आपने देखा भाई इसका कद ज्यादा है, इसका कद कम है। अब आपने कद मैयर नहीं किया, हाइट मैयर नहीं की, आपने जस्ट ये ऑब्जर्वेशन की कि किसका कद ज्यादा है, किसका कद कम है, किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है। सर हसन को और मुझे आपने कंपेयर किया और आपने कहा कि सर हसन माशाल्लाह हेल्दी है और आई एम वीक। ठीक है जी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आपने की दैट इज एक्चुअली द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इनका दूसरा फर्क ये है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं बेटा, दे आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं दे आर ऑलवेज लेस एक्यूरेट। अब इनकी एक्यूरेसी का ताल्लुक भी देखिए इनकी नंबर्स के साथ है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्योंकि नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, लिहाजा ये उतनी एक्यूरेट नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी सर फरहान की हाइट ज्यादा है, सर अहमद की हाइट कम है, बट आपने देखिए एग्जैक्टली ये नहीं बताया किसकी हाइट कितनी कम है कितनी ज्यादा है। सो दे आर नॉट दैट मच एक्यूरेट एज मच एज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसके साथ साथ इनकी एक एक एग्जांपल भी कर लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। और आपकी बुक वाला कहता है जी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर वाली एग्जांपल करते हैं हम।
boiling point of water is 100 degrees and its freezing point is 0 degrees. अब ये एक बड़ी सिंपल सी प्रोपोजिशन है, आपको समझ भी आ रही होगी कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है. अब इस बात को एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि आप कह दें कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का इट इज लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम है. अब बात वही है जो हमने यहां पे की है, लेकिन बात को करने का तरीका मुख्तलिफ है. यहां पर हमने नंबर्स शो कर दिए, यहां पर नंबर्स शो नहीं किए. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. मेरा बेटा एग्जाम में अक्सर वो इनका डिफरेंस पूछ लेता होता है, तो अगर वो डिफरेंस पूछता है तो आपने इनको लिखना भी इसी तरीके से. मोर ओवर आपको ऐप में शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वहां से आप प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में इन सवालों को याद कर सकते हैं. हमारी आज की आखिरी कॉन्वर्सेशन होगी हमारे तीसरे स्टेप के बारे में, जो है मेरा बेटा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. देखिए, जब आप ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं ना, अब ऑब्जर्वेशन आपने वो करनी होती है जो कुछ आपको नजर आ रहा होता है, जो कुछ आपको महसूस हो रहा होता है. मिसाल के तौर पे कोविड में ये मैंने इतनी चीजें आपने गिनवाई कि ये कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. पेशेंट का टेंपरेचर कितना है, उसको सांस आ रही है या नहीं आ रही, किस एरिया में कोविड कम हो रहा है, किस एरिया में ज्यादा हो रहा है, किस मौसम में कोविड कम हो रहा है, किस मौसम में कोविड ज्यादा हो रहा है, कौन किस तरह की जॉब वाले लोगों को कोविड ज्यादा हो रहा है, यानी वो लोग जो बाहर जाते हैं उनको ज्यादा हो रहा है, जो घर में रहते हैं उनको कम हो रहा है, जो मास्क पहनते हैं उनको कम हो रहा है, जो मास्क नहीं पहनते उनको ज्यादा हो रहा है, जो सैनिटाइज करते हैं उनको कोविड कम हो रहा है, जो सैनिटाइज नहीं करते उनको कोविड ज्यादा हो रहा है. राइट, जो लोग पहले से बीमार थे उनको कोविड का ज्यादा इंपैक्ट है, जो लोग सेहतमंद थे उनको कोविड का इंपैक्ट कम है. अब ये सारी की सारी चीजें, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. जब आप इतनी ज्यादा, इतना बड़ा चंक ऑब्जर्वेशंस का कर लेते हैं ना, तो उसके बाद अगला स्टेप होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का. हाइपोथेसिस को मेरा बेटा उर्दू में मफरूजा कहते हैं, यानी ऐसी बात जो झूठ पे मबनी हो. लेकिन यहां पर इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, यहां पर इसका एक्चुअल मीनिंग है अंदाजा लगाना, कोई गैस लगाना. अब होता यह है कि आपके पास इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आ गई होती हैं, आपने उन ऑब्जर्वेशंस को अब एक्सप्लेन करना होता है. आपने उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी होती है. यानी ऑब्जर्वेशन इतनी है, आपने उन ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके सम अप करके अगले बंदे को समझाना होता है. दिस इज द हाइपोथेसिस. तो हम हाइपोथेसिस के बारे में कहते हैं जी कि दिस इज एक्चुअली द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यानी जो ऑब्जर्वेशंस आपने की उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो टेंटेटिव वक्ती एक्सप्लेनेशन है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. अब जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएं तो देयर आर सम सर्टेन कैरेक्टर्स दैट आर नीडेड टू बी इन द हाइपोथेसिस. यानी एक हाइपोथेसिस बनाते हुए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि ये चीजें आपके हाइपोथेसिस में शामिल हो. दीज मस्ट बी द कैरेक्टर्स ऑफ अ हाइपोथेसिस. इस हवाले से हम कहते हैं कि ये वो कैरेक्टर हैं जो कि एक अच्छे हाइपोथेसिस के होते हैं. आइए जरा उनकी भी बात कर लेते हैं. कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. जो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है, जो एक अच्छा मफरूजा होता है, उसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल. सबसे पहली बात जी, इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट. आप जो भी हाइपोथेसिस बनाएं, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट. ये एक सिंपल सी सादा सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो लोगों को समझ आए. नंबर 2, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल. इसको उतना सादा रखें जितना पॉसिबल हो. अब अगेन बात यह है कि अगले लोगों को समझ आए. ठीक है जी. इट शुड बी ए टेंटेटिव आइडिया. भाई इसको एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए. टेंटेटिव का लफ्जी मानी है मेरा बेटा वक्ती. सो हाइपोथेसिस एक ऐसी होनी चाहिए जो एक वक्ती बात होनी चाहिए. आपने ऑब्जर्वेशंस की क्विकली उसी की बेस पे आप हाइपोथेसिस दे दें. ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो सालों से चली आ रही हो. अच्छा जी,
It should be general statement kept simple as simple as possible. It should be a general idea. It should be potentially falsible. भाई हाइपोथेसिस जो है आपका वो कुछ इस तरह का होना चाहिए दैट कुड बी पोटेंशियली फॉल्सिबल, यानी हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकें और वो पोटेंशियली जो है वो फॉल्सिबल हो और उसके गलत होने के चांसेस जो है वो मौजूद हो। इसी तरह अगर हम आगे चले तो आखिरी जो पॉइंट है जी हाइपोथेसिस के बारे में वो ये है कि इट शुड अग्री विद ऑल अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप हाइपोथेसिस बनाएं इट शुड एग्री विद ऑल अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। भाई ऐसा नहीं करना कि ऑब्जर्वेशंस मगरिब की हैं हाइपोथेसिस मशरिक का बना देना, दैट शुडंट बी द केस। आपको जो ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, जो आपका मुशाहिदा है, उसी से मिलता जुलता उसी के बेस पे आपने हाइपोथेसिस बनाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि ऑब्जर्वेशंस कोई और है हाइपोथेसिस कोई और हो। इट कैन नॉट बी द केस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारे 3 स्टेप्स हो गए हैं, 4 रहते हैं। विल कवर देम इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।